आखिरकार 164 साल बाद इस देश का कानून बदल गया है। अभी तक जो आईपीसी चला करती थी वो अब बीएनएस हो गई है और इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो उसमें किया गया है जिसको पहले सीआरपीसी कहा जाता था और अब बीएनएसएस कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई भी अगर अपराध होता है तो वो कैसे चलना चाहिए, ये उसमें मेंशन होता है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें नागरिकों के लिए क्या राहत मिली है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर अभियोजन कुंवर विक्रम सिंह जी। उनसे जानते हैं कि आज पहले दिन से ये जो नया कानून हो गया है, इसमें के जो बदलाव आए हैं उससे नागरिकों को कितना फ़ायदा होने वाला है। विक्रम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक जो बेसिक दिक्कत किसी भी नागरिक के लिए थी वो ये थी, साहब हम थाने जाते हैं और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और एप्लीकेशन मना कर देता है, फिर अगर कुछ कर पाता है तो वो कोर्ट जाता है, 156(3) में देता था, फिर वहाँ से आदेश होता था, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। इसमें क्या अब नए कानून में इससे राहत मिल पाई है? अब किस तरह से हो सकता है? इसमें नए कानून में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर थाने पे नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपने एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए उससे किसी भी माध्यम से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसके ज़रिए वो अपनी शिकायत भेजेगा थाने पे और वहाँ पे उसे जीडी पे रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी कि आप 3 दिन के भीतर आ जाएं और अपनी एफआईआर जो लेखबद्ध की जा रही है उस पर अपने हस्ताक्षर बनवाएं। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि जो मामले ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति संबंधित थाने पर नहीं पहुंच पाया है, तो इसमें जीरो एफआईआर की भी व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति किसी भी थाने पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है और वो संबंधित थाने को उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देंगे और संबंधित थाने के द्वारा उसकी विवेचना की जाएगी। एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आया करती थी लोगों को गवाही देने में, क्योंकि अगर कोई दूसरे शहर में जाना पड़ गया या ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ से कोर्ट से सम्मन आता था, छुट्टी लेके जाना पड़ता था, कोई अपना व्यापार छोड़ के जाना पड़ता था। तो क्या उसमें अब राहत मिल पाई है? बिल्कुल, इसकी भी राहत दी गई है इस नए संहिता के अंतर्गत। संहिता में ये भी व्यवस्था दी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी करा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने के लिए व्यवस्था ये है कि जब भी कभी न्यायालय का सम्मन किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली 2020 जो उत्तर प्रदेश में लागू है, उसके तहत एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके वह व्यक्ति संबंधित न्यायालय को अपने यहाँ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो बूथ है, उसके कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भेजेगा और वह व्यक्ति वो जो कोऑर्डिनेटर है, वो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसका फॉर्म जो है वो संबंधित कोर्ट को भेजेगा और कोर्ट उसके आधार पर नई एक तारीख नियुक्त करेगी जिस पे उस व्यक्ति को अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देनी होगी और उस तारीख पर वह व्यक्ति अपने संबंधित बूथ पे, जिस जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे बूथ पे आके अपनी गवाही दे सकता है। यदि उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उसके आवास पे या किसी अन्य जगहों पे, तो वह उन इक्विपमेंट्स के सहारे उस इक्विपमेंट के सहारे जो है वह न्यायालय से जुड़ के वहाँ से भी गवाही दे सकता है। विक्रम जी, एक बहुत बड़ी दिक्कत और आती थी कि जैसे किसी ने एफआईआर तो दर्ज करा ली किसी तरह से, लेकिन उसके बाद जो जांच चल रही है तो लोग कहते थे साहब हमें जांच के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है, पुलिस कुछ बताती नहीं है, जांच कहां तक पहुंची, किसके बयान हुए नहीं हुए, क्या सबूत मिले, कुछ भी नहीं पुलिस बताती है। कोर्ट के लिए भी एक बाध्यता थी कि जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये भी एक बाध्यता थी। यही प्रक्रिया होती है कोर्ट में केस चलने पर कि जब चलती है अगर वकील ने बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये जो जानकारी नहीं मिल पाती थी किसी भी एफआईआर के मामले में, इस संबंध में क्या कोई नया कानून में है? बीएनएसएस में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रहा है, तो उसके जो प्रोसेस है, जो प्रगति हो रही है उसकी, उस प्रगति के संदर्भ में वादी को और पीड़ित को एक निश्चित समय अंतराल पर उसकी सूचना देनी पड़ेगी। वो सूचना वो उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजी जा सकती है, मेल के थ्रू भी भेजी जा सकती है, लेकिन अब ये सूचना देना कंपल्सरी कर दिया गया है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसको प्रगति से अवगत कराया जाएगा। एक कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कि कुछ छोटे-मोटे अपराध या कुछ विशेष तरह के अपराधों के लिए आरोपी को जेल ना भेजा जाए, कुछ सामाजिक
कार्य उससे कराए जाएँ जो हम लोग अक्सर फ़िल्मों में, विदेशी फ़िल्मों में देखा करते थे कि वहाँ पे विदेशों में इस तरह की चीज़ लागू है। तो क्या इस नए कानून में कुछ इस तरह का आया है? बिल्कुल, इस नए कानून में एक नई दंड की व्यवस्था में कम्युनिटी सर्विस के रूप में एक दंड का प्रावधान किया गया है, जो छोटे मामलों में जो व्यक्ति दंडित होगा उसे दिया जाएगा। और एक कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि न्यायालय एक आदेश करेगी कि आपको समाज के हित के लिए कुछ कार्य करना है, जिसके लिए वो निर्धारित कर सकती है कि किस तरह का कार्य करना है, किस जगह पे करना है, और उसके लिए उसको कोई पारितोषिक या कोई रेम्युनरेशन प्राप्त नहीं होगा। मतलब उसे निःशुल्क करना होगा एक दंड के स्वरूप में। यह व्यवस्था की गई है, कम्युनिटी सर्विस करके एक नया दंड जोड़ा गया है। एक बहुत ही पुराना डायलॉग है, हम लोग का सालों से सुनते आ रहे हैं कि कोर्ट में जाओ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और देखने में भी आता है कभी-कभी 40-40 साल, 50-50 साल निकल जाते हैं कोई मामला और उसमें फैसला नहीं आ पाता। तो क्या अब नए कानून में क्या लोगों को इस बात से राहत मिल पाएगी कि एक निश्चित समय सीमा होगी और उसके अंदर फैसला सुनाना होगा? बिल्कुल साहब, इसमें नए कानून में यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी प्रोसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन से लेके निर्णय होने तक, ट्रायल होना, निर्णय होने तक, सभी को एक समय सीमा में बांधने का प्रयास किया गया है। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल पे जब केस आता है तो जैसे कि पहले होता क्या था कि जब ट्रायल पे केस आया तो मुलजिम एब्सेंट हो गया तो लंबे समय तक एब्सेंट ही है। तो उस चीज़ के लिए कर्टेल करने के लिए व्यवस्था है। लंबे समय तक चार्ज नहीं बनता था, अब चार्ज बनने के लिए कह दिया गया है कि कॉग्निजेंस लेने के 45 दिन के अंदर में चार्ज फ्रेम करना है। इसी तरह से ट्रायल के दौरान वकीलों के द्वारा बहुत एडजोर्नमेंट लिए जाते थे, उन सब एडजोर्नमेंट्स को ख़त्म करने के लिए एडजोर्नमेंट की सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतने एडजोर्नमेंट से कम ज़्यादा एडजोर्नमेंट नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह से जब मतलब ट्रायल कंक्लूड हो जाता था और दोनों पक्षों की बहस हो जाती थी, तो अक्सर बहस सुनने के बाद भी निर्णय देर से आता था। अब उस निर्णय को भी देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि आपको निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अपना निर्णय सुना देना है। तो इस तरह से इसमें कुछ ऐसा प्रयास किया गया है कि सभी चीज़ों को टाइम बाउंड कर दिया जाए जिससे त्वरित न्याय हो सके। तो प्रयास इसमें है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक आखिरी सवाल कुमार जी, एक पूरा कानून लागू हो चुका है, लेकिन इकलौती एक ऐसी धारा है जो कि आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन उसके संबंध में वो धारा अभी तक लागू नहीं हुई है पूरे कानून में, और वो है हिट एंड रन का केस। तो अब तो पुराना कानून खत्म हो चुका, नया कानून लागू हो चुका। अब आज की तारीख से अगर हिट एंड रन का कोई मामला आता है तो फिर आखिर वो दर्ज किस में होगा, क्योंकि उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया सरकार ने। देखिए, इसमें जो नया कानून बना है, भारतीय न्याय संहिता जो बनी है, इसमें दुर्घटना के संदर्भ में जो सेक्शन दिया गया था, उस सेक्शन के दूसरे खंड के रूप में हिट एंड रन का सेक्शन दिया गया था, जिसमें अधिक सजा का प्रावधान था। वह सेक्शन अभी लागू नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई भी दुर्घटना से संबंधित कोई मामला आता है, तो दुर्घटना का जो खंड 1 का प्रोविज़न है, जो अभी भी लागू है, उसमें एफआईआर दर्ज होगी और उसी में आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक कि गवर्नमेंट दूसरे खंड के संदर्भ में किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तब तक ऐसी ही व्यवस्था होगी। आगे देखना है कि कब तक ये चीज़ें लागू होती हैं। वैसे ये हिट एंड रन का जो है अभी सस्पेंडेड है। तो ये कुछ बात थी नए वाले कानून के, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया कानून निकल के आया है उसमें दो बातें तो पूरी तरह से साफ हैं। पहली बात कि अब लोगों को न्याय के लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों को इसमें शामिल कर लिया गया है और उनको जानकारी मिलती रहेगी, तो उनका जो भटकना है इधर से उधर वो कम हो पाएगा। और दूसरी बात, तारीख पे तारीख जो पड़ा करती थी वो अब नहीं पड़ेगी।